नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट 2021 यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण को पढ़ेंगे, जो कि ये आपका लेक्चर 2 है। और इसमें हम लोग पर्यावरण से जुड़े सभी जो है टॉपिक को कवर करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर को। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर को। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं। और अनअकैडमी पर जैसा कि फ्री प्लान के लिए पहले जो है वीडियो को पहले वीडियो जो है आपको फ्री में मिल रहा था, अभी वीडियो फ्री में है, लेकिन आपको उसके लिए जो है कोड 1 डालना पड़ेगा। तो पर्यावरण के इस अध्याय में हम लोग जो है देखेंगे सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण के घटक, उसके बाद जो है पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। उसके बाद जो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारितंत्र से जुड़े पारिस्थितिक तंत्र के घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य कड़ी या खाद्य श्रृंखला के स्तर को देखेंगे। फिर जो है खाद्य जाल या फिर खाद्य संजाल, पर्यावरण संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, उसके बाद जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 देखेंगे। फिर पर्यावरण भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन देखेंगे, जैसे कि चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, जहाँ से प्रश्न जो है बनता है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार देखेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, फिर जो है राजीव गांधी पुरस्कार। उसके बाद कुछ जो है प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है आपका पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों की संधि से बना हुआ है, जहाँ परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना, अर्थात जो है मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो पर्यावरण वह कहलाता है आपका। पर्यावरण के अंग्रेजी पर्याय एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। और इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, ये क्या हैं, तो ये पर्यावरण कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ से प्रश्न जो है नहीं बनता है, प्रश्न जहाँ से बनेगा हम वहाँ आपको बताते रहेंगे। प्रश्न जो है यहाँ से आपका बन सकता है पर्यावरण के घटक, ये जो है ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से, तो एक आपका प्राकृतिक और दूसरा जो होता है मानव निर्मित। तो एक फिगर के माध्यम से जो है हम देख सकते हैं। तो पर्यावरण के 2 घटक हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आता है आपका जीवी या फिर जैविक घटक, और दूसरा अजीवी अजैविक या जिसे हम भौतिक घटक कह सकते हैं। तो प्रश्न जो बनेगा यहाँ से कि जैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है, तो जंतु एवं पादप ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जो कि सजीव प्राणियों का संसार है। उसके बाद प्राकृतिक यानी कि भौतिक घटक के अंतर्गत जो है ये आपका निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि आपका स्थल हो गया, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप, ये सभी भौतिक या अजैविक प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो प्राकृतिक घटक जो है 2 प्रकार का होता है, जैविक या फिर अजैविक। और जो है मानव निर्मित आप देख सकते हैं, इसमें जो है इमारत आ जाएगा, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क और संस्कृति, ये सभी मानव निर्मित प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो यदि प्रश्न जो है पूछा जाए आपसे कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक घटक में आपका जैविक या फिर प्राकृतिक घटक जैविक और अजैविक 2 प्रकार का होता है। जैविक में आपका आएगा जंतु एवं पादप, और अजैविक या भौतिक जिसे हम कह सकते हैं, इसमें स्थल आ जाएगा, जिसमें निर्जीव पदार्थों का संसार पाया जाता है। स्थल होगा, जल होगा, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद अगला जो है पर्यावरण के क्षेत्र, ये भी जो है महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। यहाँ से प्रश्न जो है बनता है आपका, इसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? स्थल मंडल को देखेंगे। स्थल मंडल ये आपका पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी, जिसको हम भूपरपटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, इस मंडल को हम स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम निवास कर रहे हैं इस समय। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी कि 29% भाग स्थल मंडल है और यह मंडल शैलों एवं खनिजों से निर्मित है। यानी कि स्थल मंडल किससे निर्मित है? तो शैल और खनिज से यह निर्मित है और यह मंडल मृदा की पतली परत को ढका हुआ है और इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। तो स्थल मंडल ये पृथ्वी का, ये जो है इंपॉर्टेंट आपका, पृथ्वी का 1/3 यानी कि 29% भाग पर स्थल मंडल है। बाकी 71% पर क्या है? तो आपका जल मंडल है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्थल मंडल का महत्व, यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है और यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल भी प्रदान करता है। तो स्थल मंडल के ये महत्व हो गए। उसके बाद जो है जल मंडल हम लोग देखते हैं। जल मंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी कि 71%, अभी जो है पहले हम बताए हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% क्या है? वह भाग, वह जल मंडल है। महासागर, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं जैसे कि बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो है आपका 1/3, पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी कि 29% भाग वह स्थल मंडल है और पृथ्वी का 2/3 यानी कि 71% भाग वह क्या है? जल मंडल है। ये जो है याद रखिएगा। उसका जल मंडल का महत्व, सभी जीवों के लिए आवश्यक है, ये तो आपको पता है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होता है। यानी जल चक्र के माध्यम से ही जो है बादलों का निर्माण होता है और फिर पुनः वापस जो है वर्षा हो जाता है। वायुमंडल अब देखते हैं। तो वायुमंडल ये पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल हम कहते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, जो कि 78% वायुमंडल में पाया जाता है, ऑक्सीजन ये करीब आपका 21% के करीब पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के करीब पाया जाता है, आदि का जो है मिश्रण है। तो प्रश्न जो यहाँ से बनेगा, कोई वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है? तो आपको आंसर क्या करना है? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में? तो 21% के करीब। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। तो उसके बाद जो है इस मंडल में धूल के कण एवं जलवाष्प भी पाए जाते हैं। यानी कि वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं? तो धूल के कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। अब वायुमंडल का महत्व देखते हैं। तो यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है यूवी, उसे ये रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। यह रेडियो संचार में भी मदद करता है वायुमंडल। उसके बाद अगला जो है आपका है जैवमंडल, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? तो जैवमंडल कहलाता है। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। प्रश्न यहाँ से बन जाएगा आपका कि जैव मंडल का निर्माण कौन करता है? तो जंतु एवं पादप मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का महत्व क्या है? तो यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक या एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में A.G. टांसले, ये जो है याद रखिएगा, नाम इनका महत्वपूर्ण है। A.G. टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो प्रश्न जो यहाँ से बनेगा कि पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको आंसर क्या करना है? A.G. टांसले। अब जो है पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ये भी आपका पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय होता है इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। तो ये प्रश्न जो है यहाँ से भी बन जाएगा कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको आंसर क्या लगाना है? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे कि स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, वनीय पारिस्थितिक तंत्र या फिर जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। इन सभी
में जो है यह वर्गीकृत होता है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसे। सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र पूछा जाएगा किसे माना जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र को सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो इस तंत्र के जो है प्रमुख दो घटक हैं, कौन कौन से, एक जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो प्रश्न जो है यहाँ से भी बन जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से हैं, तो जैविक और अजैविक ये दो घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के। तो इसे हम जो है आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैविक घटक। इस घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले उत्पादक को पढ़ेंगे हम लोग। उत्पादक क्या होता है, तो यह पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधों को जो है पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा गया है, पौधे किसके माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। और उत्पादक किसे माना जाता है, तो पौधों को जो है उत्पादक कहा जाता है। उसके बाद अगला जो है उपभोक्ता। जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कि वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे कि टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय इत्यादि। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे कि प्राथमिक उपभोक्ता के जो है अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो टिड्डा हो जाएगा आपका, बकरी, हिरण, गाय। यानी कि जो है हरे पौधे या पत्तियों घास को खाते हैं, वे क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कि मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। ये सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, इसलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका तृतीयक उपभोक्ता। इसमें आपका ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी खाता है, यानी ये दोनों को खाता है। ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। मोर सांप को खाता है, बाज भी जो है सांप को खाता है। तो मोर हो गया, बाज हो गया और शेर, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये आ जाएंगे। उसके बाद अगला जो है सर्वाहारी। सर्वाहारी के अंतर्गत आपको ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे कि मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं, और ये जो है तृतीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं। तो ये सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अपघटनकर्ता, जिसे हम मृतक भक्षी भी कहते हैं। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे कि आपका जीवाणु और कवक। ये जो है एग्जाम्पल याद रखिएगा, जीवाणु और कवक किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अपघटनकर्ता यानी कि मृतक भक्षी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका अजैविक घटक। इसके पहले हम लोगों ने जो है देखा जैविक घटक, अब जो है अजैविक घटक को देखेंगे। तो इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो यदि अजैविक पूछा जाए तो आप जो है क्या बताएंगे, प्रकाश हो गया, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत। अब जो है खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य कड़ी को हम लोग पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला ये आपका विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो ये एक दिशी होता है। उसके बाद जो है आप उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे पौधे हो गया, ये आपका उत्पादक। पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत। पौधों को कौन खाता है, टिड्डा, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खाता है, सांप, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, वह एक दिशी होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। उसके बाद अगला जो है आपका उपरोक्त उदाहरण में पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डा उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। टिड्डा मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है एवं सांप मेढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि एक दिशा में चल रहा है, जिसे हम आप देख सकते हैं पौधे
फिर जो है पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक, मेढक को कौन खाता है? सांप। उसके बाद खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है। कितने स्तर की हो सकती है? तो ये 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा की वह हानि हो जाती है। उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को ही लिंडमैन का 10% का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया आपका यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया कि लिंडमैन का 10% का सिद्धांत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो माना जाता है उसे सूर्य को माना जाता है। अब जो 10% का सिद्धांत आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, इसके पास जो है कितना ऊर्जा है? तो 10,000 ऊर्जा इकाई है सूर्य के पास। अब ये जो है इससे उत्पादक अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उत्पादक को कितना मिलता है? यानी कि 10%, 10,000 का 10% करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 ऊर्जा इकाई उत्पादक को मिलेगा। अब उत्पादक से जो है प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आप जानते हैं कि टिड्डा आता है और जो है मेढक, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उत्पादक को 100 ऊर्जा इकाई प्राप्त था, अब इससे जो है 100 में जो है आप 10% करेंगे 100 का तो 10 हो जाएगा, यानी कि इसे 10% प्राप्त हो रहा है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को 10% मिलेगा, यानी कि 10 का 10% करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर जो है द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता को 10% ऊर्जा मिलेगा। 90% ऊर्जा हमेशा जो है क्या हो जाता है? वो हानि होता है उसका, यानी कि आपका 10%, 1 का 10% करेंगे तो 0.1 होगा, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता को कितना मिलेगा? तो 0.1 ऊर्जा इकाई मिलेगा। तो यही जो है लिंडमैन का 10% का सिद्धांत है। उसके बाद जो है अगला है आपका, किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। यानी कि किसी भी पारितंत्र में देखा जाए तो मूल उत्पादक जो होते हैं उसको अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और धीरे धीरे लास्ट में जो हो जाएगा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? वह सीधा होता है। ये भी जो है प्रश्न पूछा गया कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, जैसे कि एक पिरामिड है, सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता से जो है भोजन द्वितीयक उपभोक्ता को मिलता है, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता को मिलता है। तो ये जो है ऊर्जा का पिरामिड है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अब खाद्य श्रृंखला के स्तर जो हम देख लेते हैं, द्विस्तरीय में आ जाएंगे आपका पौधे और हाथी, यानी कि पौधे हो गया, पौधे को कौन खाता है? हाथी। ये द्विस्तरीय श्रृंखला के अंतर्गत आ जाएंगे। त्रिस्तरीय में देखा जाए तो पौधे को कौन खाता है? हिरन को कौन खाता है? तो बाघ। ये त्रिस्तरीय श्रृंखला। चतुरस्तरीय में देखा जाए तो उत्पादक में पौधे आ जाएंगे, पौधे को कौन खाता है? खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी से भोजन प्राप्त करता है बाघ। ये चतुरस्तरीय हो गया आपका। पंचस्तरीय, अभी इसके पहले हम बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्तर की हो सकती है? तो ये खाद्य श्रृंखला 5 स्तर की हो सकती है। तो पंचस्तरीय में आ जाएगा पौधे, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, जो कि पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कीट, यानी कि टिड्डा, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उसका टिड्डा से मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, मेढक से सांप तृतीयक उपभोक्ता और सांप से मोर, जो कि ये आपका आ जाएगा सर्वाहारी में मोर आता है और ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता हो गया। उसके बाद जो है आप एक देख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को ही जैव सांद्रण कहते हैं। प्रश्न जो है पूछा जाएगा कि जैव सांद्रण किसे कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो जैव सांद्रण कहते हैं। अब अगला जो है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है, यानी कि उसके कई दिशाएं होती हैं, बहुदिशीय होता है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। तो खाद्य जाल, ये यहाँ से जो है प्रश्न बहुत कम ही बनता है। उदाहरण अब खाद्य जाल को जो है हम एक ये फिगर के माध्यम से उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया पौधे, सबसे पहले तो पौधों को कौन खाता है? खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है और टिड्डा भी खाता है। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी भी खाती है और सांप भी खरगोश को खाता है। लोमड़ी को शेर खाता है। तो शेर जो है ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता में आ जाएगा आपका। और बकरी को मनुष्य खाता है, सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, आपको पता है। पौधे को भी खाता है मनुष्य और बकरी को भी खाता है, तो ये मनुष्य सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा, सांप तृतीयक और बाज जो है ये आपका सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है।
तो ये जो है आपका खाद्य जाल हो गया। खाद्य जाल जो है ये आप याद रखिएगा, पौधे को खरगोश भी खाता है और मनुष्य भी खाता है, और खरगोश को सांप भी खाता है, और सांप को कौन खाता है, तो मोर खाता है, और बाज भी खाता है सांप को। मोर जो है ये तृतीयक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आएगा, तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है मोर। अब जो है अगला है पर्यावरण संरक्षण, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुँचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुँचाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास भी वह जारी है। कौन कौन से अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उनमें प्रमुख हैं मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, इंपॉर्टेंट है ये। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये स्वीडन में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। 5 जून 1972 को ये आयोजित किया गया था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था, और इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप का फुल फॉर्म होता है। और इसका जन्म जो है इसी सम्मेलन में हुआ था, यानी कि यूनेप का पूछा जाएगा कि प्रारंभ यानी कि यूनेप कब जो है ये आपका इसका गठन किया गया यूनेप का? तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में यानी कि 1972 में ये स्टॉकहोम में गठन किया गया था यूनेप का। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना। तो यूनेप का यदि पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना यूनेप का प्रमुख उद्देश्य है। अब अगला जो है आपका इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से शुरू हुआ था पर्यावरण दिवस मनाने की, क्योंकि 5 जून 1972 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में। उसी दिन से जो है पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगला है पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज भी जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। और किस देश में हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, और ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था 3 जून 1992 को। और यहीं पर जो है पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज भी जारी किया गया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? एजेंडा 21 नाम दिया गया था। अब अगला है आपका भारत में पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है कब पारित किया गया? एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो 1986 में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। और यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। अब अगला जो है पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, हमेशा जो है पूछा जाता है यहाँ से। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। इस आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से हुई थी। तो पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करती थीं, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ गया चिपको आंदोलन। और आज से लगभग
300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खिजड़ली नामक गांव में खिजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई, नाम याद रखिएगा इनका, अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद अगला जो है अपिको सम्मेलन, चिपको आंदोलन से जुड़ा एक आंदोलन है जो है अपिको आंदोलन, ये 1983 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अपिको आंदोलन के नेता कौन थे, तो आंसर आपको लगाना है पांडुरंग हेगड़े को। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। तो चिपको आंदोलन बताया गया ये उत्तराखंड से संबंधित है, जबकि अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो यह कर्नाटक से संबंधित है और यह 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े, याद रखिएगा। तीसरा जो है नर्मदा आंदोलन, ये आपका 1989 में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। तो पूछा जाएगा, प्रश्न भी पूछा गया है कि नर्मदा आंदोलन के नेता कौन थे, तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुआ था। उसके बाद अगला है आपका पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, जैसे कि सबसे पहला जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1987 में हुई। पूछा जाएगा प्रश्न कि इंदिरा गांधी पर्यावरण की शुरुआत कब हुई, तो 1987 में हुआ। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को यह पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा जो है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1993 में हुई। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1987 में हुआ था और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई। यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। तो राजीव गांधी पुरस्कार याद रखिएगा 1993 में इसकी शुरुआत हुई और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1987 में हुआ था। उसके बाद अगला जो है पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हमेशा पूछा जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता या जैव विविधता दिवस पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था, 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता होगा। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। जल दिवस याद रखिएगा मनाया जाता है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो है पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। वन महोत्सव पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो यह फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये आपका अक्टूबर का पहला सप्ताह में वन्य जीव यानी कि 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है, तो यह आपका 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था जो है वह है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। यह विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली एक संस्था है WWF। तो पूछा जाएगा प्रश्न यहाँ से कि WWF क्या है, तो यह पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली एक संस्था है और WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो है अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसका आंसर बताएंगे। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन से ही इसे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा, निम्न में से किस में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बताया भी गया है खाद्य श्रृंखला में हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, तो वह एक दिशीय होता है। यानी कि पौधे क्या होते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। पौधे से भोजन कौन प्राप्त करता है, टिड्डा जो है पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। टिड्डा से कौन भोजन प्राप्त करता है, मेढक, और मेढक से भोजन प्राप्त करता है सांप। तो आप देख रहे हैं कि एक दिशा में जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो यह खाद्य श्रृंखला हमेशा क्या होता है, एक दिशीय, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, तो इनका संबंध जो है चिपको आंदोलन से, याद रखिएगा। पर्यावरण
चिपको आंदोलन से संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा का। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो ये खाद्य श्रृंखला दिया गया आपका, सबसे पहले पौधा उत्पादक, टिड्डा, ये आपका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को कौन खाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका मेढक, इनकी बी विकल्प सही होगा। मेढक को सांप खाता है, सांप को कौन खाता है, मोर। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से होगा। सवाना, मरुस्थल और टुंड्रा ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। और अगला प्रश्न है, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो बताया भी गया है, वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है। तो स्थल मंडल जो है बताया गया 1 यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। 1/3 भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है यानी कि 29%, बी ऑप्शन से होगा यहाँ। और जलमंडल जो है 71% यानी कि 2/3 भाग पर जलमंडल पाया जाता है। जलमंडल 2/3 याद रखिएगा, 71% भाग पर जलमंडल, स्थलमंडल 29% यानी कि 1/3 भाग पर। और अगला प्रश्न है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, पारितंत्र। पारितंत्र यह प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। और अगला जो क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान की बलि दी थी। तो बताया भी गया है, इनका नाम जो है खेजड़ी वृक्ष से चिपक करके इन्होंने अपनी जान दे दी थी, अमृता देवी बिश्नोई। और अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो यह है सूर्य। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के लिए ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वह सूर्य है। और अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है। तो ऊर्जा का पिरामिड खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। और ऊर्जा का पिरामिड पूछा भी जाता है कैसा होता है, तो सीधा होता है हमेशा, याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। और किससे यह संबंधित है, तो खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। तो ये हो गए कुछ आपके अभ्यास प्रश्न। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।